हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी व्यू एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय को, कि वैद्युत फ्लक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और गॉस के प्रमेय में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में, क्योंकि इसका डायरेक्शन नोटेशन करने के लिए आएगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है? अगर कोई छोटी सी एरिया ले ली जाए, किसी भी सरफेस की एरिया ले ली जाए, इसकी एरिया मान लीजिए ए है, तो इसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं। इसमें क्या होगा, परिमाण तो है ही, मीटर स्क्वायर में अपना परिमाण आएगा, और इसमें क्या है, इसकी डायरेक्शन होती है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होती है। ये हमारी डायरेक्शन है ए कैप की, तो ये हमें याद रखना है। ये क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में था कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, और इसकी दिशा लंबवत बाहर ऊपर की ओर होती है। कैसी होती है? लंबवत बाहर ऊपर की ओर। तो इस तरीके से इसकी दिशा प्राप्त की जाती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है घन कोण। घन कोण को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं, सॉलिड एंगल। तो घन कोण क्या होता है? जिस तरह हम लोग कोण पढ़ते हैं, तो कोण क्या होता है कि एक वृत्त बनता है, वृत्त से के कोई भी चाप ली जाती है, और उसकी चाप जो केंद्र पे अंतरित करती है वो होता है हमारा कोण। ये हमारा क्या है, कोण। ठीक इसी तरह अगर 3D में सोचा जाए, तो 3D में क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा गोला, क्योंकि अब इसमें मटेरियल आ गए। तो गोले में क्या होगा, गोला का क्षेत्रफल होता है। तो उसका क्षेत्रफल कोई छोटा से ले लिया जाए, इसका कोई अगर क्षेत्रफल छोटा से ले लिया जाए इस पूरे गोले का, तो ये केंद्र पे एक कोण अंतरित करता है। इस पूरे कोण का नाम है ओमेगा, या इसको छोटा कोण है तो इसको डी ओमेगा लिखेंगे। अब पूरे कोण का नाम क्या है, ओमेगा। ये हमारा है पृष्ठ। तो कोई भी पृष्ठ ले ली जाए अगर किसी गोले की, तो जो पृष्ठ उसके केंद्र पे अंतरित करता है कोण, उसका नाम है घन कोण। इसी का नाम है हमारा घन कोण, डी ओमेगा। और ये है हमारा क्षेत्रफल डी ए। तो डी ओमेगा जो होता है डी ए पे निर्भर करता है, और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी यहाँ से हमारा फार्मूला एक आता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे में याद रखना है। तो घन कोण क्या होता है, जो भी हमारा ये सरफेस है, ये हमारा क्या है, स्फीयर, गोला। तो इस गोले का कोई छोटा सा क्षेत्रफल जो इसके केंद्र पर कोण अंतरित करेगा, उसका नाम है घन कोण। इसी का नाम क्या है, घन कोण। अगली टॉपिक पर आते हैं। अगली टॉपिक हमारी है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, उसकी बल रेखाएं होती हैं ढेर सारी, दिखती तो नहीं है। जैसे कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, उसकी अपनी पावर होगी आकर्षित करने की, प्रतिकर्षित करने की। तो इसकी जो पावर है इसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्लस है तो प्लस आवेश से क्या होता है, इसकी दिशा इससे परे होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर माइनस आवेश है तो माइनस आवेश की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो प्लस आवेश से परे और माइनस आवेश की ओर, ये हमें याद रखना है। ये डायरेक्शन है, क्योंकि जब भी निगमन करेंगे तो डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, अगर कोई पृष्ठ लिया जाए, कोई सभी, वो वैद्युत क्षेत्र में अगर रखा है, किसी आवेश के जस्ट बगल में या कहीं पर रखा है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं चलेंगी।
तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ये हमारा है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, ये बल रेखाएं होती हैं, इसकी बल रेखाएं हैं। तो जो भी काल्पनिक पृष्ठ है हमारा, इससे जितनी भी बल रेखाएं जाएंगी, इन्हीं का नाम है विद्युत फ्लक्स। यानी काउंट करेंगे, जैसे यहाँ कितनी जा रही हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर यहाँ पूछा जाए तो यहाँ कितनी जा रही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई ये वाला अधिक होगा, क्योंकि इसकी काउंटिंग क्या है, अधिक है, 5 है। तो इसका डेफिनेशन हमारा यही हुआ कि जो भी हम काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं, कोई काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स है। कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे जितनी भी बल रेखाएं जाएंगी, उन सभी बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से लिखते हैं। किससे लिखेंगे, फाई ई। इसको हम लोग फाई ई से लिखते हैं। अगर कोई छोटा सा वैद्युत फ्लक्स लिया जाए, किसी छोटे से क्षेत्रफल से लिया जाए एक छोटा सा वैद्युत फ्लक्स, जैसे मान लीजिए इसमें हम कोई छोटा सा वैद्युत फ्लक्स लिए, तो छोटा सा वैद्युत फ्लक्स मतलब काफ़ी छोटा, तो इस छोटे वैद्युत फ्लक्स का नाम होगा डी फाई ई, स्मॉल डी फाई ई। इस छोटे वैद्युत फ्लक्स का नाम होगा डी फाई ई। अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो ये छोटा छोटा जो वैद्युत फ्लक्स है हमारे, ये सभी मिलकर ऐड हो जाएंगे और इस पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स आएगा, और इसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, फाई ई। तो डी फाई का समाकलन करेंगे तो डी फाई से कैंसिल हो जाएगा समाकलन से, समाकलन का उल्टा है, तो हमारा फाई ई आ जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। ये हमारा आएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। डी फाई क्या है, छोटे से एक एलिमेंट का वैद्युत फ्लक्स है जो कि हम इस पृष्ठ में लिए हैं। तो हमारा ये डी फाई ई के बारे में था कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। यहाँ पर फाई ई का एक फॉर्मूला आता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ये हमारा फाई ई हो गया। अगर डी फाई ई निकालना है, मान लीजिए छोटा सा एलिमेंट लिए तो डी फाई ई हो गया। छोटे से एलिमेंट के लिए इसको हम लोग अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं, अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो डी फाई ई क्या आ जाएगा, तो ये आएगा छोटे से क्षेत्रफल के लिए। यहाँ क्षेत्रफल ए है तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। ओके, तो कोई भी अगर सरफेस रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा अवयव क्षेत्रफल लेंगे डी ए, जिसका डायरेक्शन हमें बताया गया है अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, तो डी ए से जो गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, इससे जितने भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे उसका नाम क्या रख दिए, डी फाई ई। तो ये छोटा छोटा वैद्युत फ्लक्स सबको अगर जोड़ दिया जाए तो वो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा।
वो हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट ए, या इसी को लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है वो, तो हमारा ये ई ए कॉस थीटा आएगा। इसी पर बेस्ड है हमारा गॉस का थ्योरम, या उसको प्रमेय कह लो या नियम कह लो। गॉस हमारे भौतिक विज्ञान के एक वैज्ञानिक थे, गॉस, जिन्होंने इस प्रमेय को दिया था। तो गॉस प्रमेय में इन्होंने एक चीज़ बताई थी, वेरी इंटरेस्टिंग चीज़, कि जो भी हमारा ये पृष्ठ जो भी लेंगे, इसके बाहर के आवेश पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता। क्या चीज़? इसके बाहर के आवेश पर वैद्युत फ्लक्स निर्भर नहीं करता। इसके अंदर अगर कोई आवेश ले रहे हैं, मान लीजिए Q1 Q2, तो इन आवेशों पर ये वैद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, अंदर वाले आवेश पे, बाहर वाले पर नहीं। इसके अंदर होना चाहिए आवेश, या फिर पृष्ठ पर हो, लेकिन बाहर ना हो, तो बाहर वाले आवेश पे वो निर्भर नहीं करता। तो यहाँ हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस भाई साहब ने क्या कहा था, देखिए, जो गॉस थे उन्होंने बोला अगर किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ में, इसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो इनके अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई हमारा है, वो आवेश, कुल आवेश या नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। दिस मीन्स फाई ई जो होगा वो आवेश Q का 1/ε0, जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हम लोग। ε0 का मान भी होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स है, और ये जो हमारा आवेश है ये हमारा कुल आवेश है। तो फाई ई क्या होता है, कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस प्रकार लिखा जाएगा, फाई ई इक्वल टू Q/ε0, कि फाई ई जो इससे भी गुजरेगा जितना भी वैद्युत फ्लक्स, तो इससे गुजरने वाले सभी वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 के बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा Q/ε0 के बराबर होता है। इसका निगमन पूछा जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका निगमन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके निगमन पर आते हैं, तो गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे। तो गॉस ने क्या कहा, गॉस ने कहा कभी भी फाई ई निकालना हो, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक काल्पनिक पृष्ठ, कोई सा भी ले सकते हैं। तो एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिए, उसके बाद यहाँ पर कोई भी अवयव क्षेत्रफल जरूर लेंगे काल्पनिक पृष्ठ के बारे में, क्योंकि हमें पता नहीं है किस तरह का है। इस अवयव क्षेत्रफल के बारे में हम बता सकते हैं। छोटा सा एक अवयव क्षेत्रफल है जिसका नाम है dA। यहाँ मान लीजिए इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा O,
तो जो भी आवेश पर वितरित होगा इसके सेंटर ऑफ मास पर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर हो गया प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं। तो इसके अंदर बस प्लस क्यू आवेश है, बाहर कोई भी आवेश नहीं है। अगर रहेगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये गॉस का कहना था। तो यहाँ से अगर ये लाइन ड्रॉ किया जाए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे घन कोण वाले में, कि होता क्या है, कोई अगर पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं छोटा सा, तो वो जो केंद्र पर कोण बनाता है उसका नाम होता है घन कोण। इसको हम लोग लिखते हैं डी ओमेगा से, छोटा सा कोण है घन कोण। अगर इस कोण को पूरा जोड़ दिया जाए, अगर किसी गोले में इस घन कोण को जोड़ा जाए तो वो 4 पाई आता है। तो ये हमारा है घन कोण। यहाँ पर ये लाइन से होते हुए यहाँ पर ये क्या है, ये इसका सेंटर है। डी ए की जो डायरेक्शन होगी वो इसकी लंबवत होगी, कुछ इस तरह, ठीक है। और जो है ई का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस क्यू आवेश से परे। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश से परे करेंगे, वेक्टर ई। ये हमारा है डी ए, ये है वेक्टर ई। इन दोनों के बीच कोण मान लेते हैं थीटा है। तो प्लस क्यू आवेश से परे होकर जाएगा वेक्टर ई हमारा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा कि वो जो छोटा सा ये अवयव क्षेत्रफल लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पूरे कहानी को लिखेंगे कि जैसे माना यहाँ पर ये जो काल्पनिक पृष्ठ है छोटा सा, ये केंद्र पर घन कोण डी ओमेगा अंतरित कर रहा है, ये आवेश क्यू है, यहाँ पर अवयव क्षेत्रफल डी ए है, और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, इसका डायरेक्शन इस तरीके से, ये कोण बन रहा है थीटा। तो इस तरीके से पूरा लिखेंगे। उसके बाद हमारा निगमन आता है। तो निगमन में क्या करना है हमें, सबसे पहले हम उस छोटे से अवयव क्षेत्रफल का डी फाई ई निकालेंगे। यानी वो जो डी ए है हमारा अवयव क्षेत्रफल, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, तो ये हमारा आएगा डी फाई ई। ये जो चूंकि अभी हम लोग पढ़े थे फार्मूले में, तो सेम वही फार्मूला यहाँ यूज करना है। यहाँ हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ए, या ई ए कॉस थीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं ई, यहाँ पर डी ए लेंगे, अवयव क्षेत्रफल डी ए है, तो ई डी ए कॉस थीटा, ये आएगा हमारा अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा आएगा। हमें निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, जैसा कि गॉस ने बताया था। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन लेंगे। तो दोनों पक्षों का जरा समाकलन लीजिए। तो हमारा ये समाकलन लेने पर आएगा फाई ई। तो डी फाई ई का समाकलन ले लिए। तो डी फाई ई का समाकलन लेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा का समाकलन। अब हमें ये चीज़ पता है, इस ई की वैल्यू चैप्टर नंबर फर्स्ट में वैद्युत क्षेत्र जो ये बिंदु आवेश क्यू है, उसके कारण स्मॉल आर दूरी पर, ये दूरी है हमारी आर, स्मॉल आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र हमारा ई आ रहा है उसका हम लोग वैल्यू जानते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होगी वैल्यू इसकी। अब इस पर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू इसका पुट करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये डी ए है तो डी ए कॉस थीटा, यहाँ क्यू क्या है, कांस्टेंट ही है, क्यू का मान पता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे समाकलन के। तो ये समाकलन के चला जाएगा बाहर, ये हमारा समाकलन के बाहर जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए
कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फाई ई। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इस पूरे कुछ याद आया? इसका मान क्या था? डी ओमेगा। अभी घन कोण में पढ़े थे हम लोग कि डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा फाई ई की वैल्यू है वो हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा। जैसे वृत्त में होता है वैसे यहाँ पे डी ओमेगा का समाकलन करेंगे। तो वृत्त में क्या होता है? केंद्र पर कितना कोण बनता है? 2 पाई। अब अगर गोले को ले लिया जाए, गोले का क्षेत्रफल, तो वो केंद्र पर चारों तरफ से जो कोण बनाएगा वो हमारा डी ओमेगा। डी ओमेगा का जो समाकलन आता है वो होता है 4 पाई। तो 4 पाई स्टे रेडियन यहाँ पर कोण बनाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 4 पाई। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन, इसका मतलब क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन घन कोण अंतरित करता है, घन कोण बनाता है। तो इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई। अब 4 पाई से देखिए ये 4 पाई कैंसिल, जैसे ही ये कैंसिल होगा तो फाई ई की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है? गॉस का प्रमेय, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो आवेश है बाहर वाले आवेश को नहीं लिया जाता। जो भी पृष्ठ है उसका आवेश देखिए एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए, तुरंत फाई ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी कि उसके पृष्ठ से गुजरने वाला कितना विद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है। तो इसके लंबवत पूरे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स हमारे आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ पे क्यू क्या है? कुल आवेश। ये हमारा है कुल वैद्युत फ्लक्स। तो इस पूरे पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स हमारा आया। तो सेम डेरिवेशन इसी प्रकार से करते हैं कि हम करते क्या है, कोई भी अगर पृष्ठ है तो छोटा सा अवयव क्षेत्रफल पहले जरूर ले लेंगे। जैसे ही जो ये अवयव क्षेत्रफल लेंगे तो इस अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला एक छोटा सा वैद्युत फ्लक्स आएगा डी फाई ई। तो डी फाई आ गया ई डी ए कॉस थीटा। अब इस छोटे छोटे क्षेत्रफल को सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से होगा क्या? इस पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आएगा। यहाँ पर पूरे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स जो आए हैं वो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। इसी को कहते हैं गॉस प्रमेय। यही हमारा क्या है? गॉस थ्योरम या प्रमेय। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, फिगर बनाएंगे और इसको प्रूफ करेंगे। तो ये 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो इस पर गौर करिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। इस पर एक क्वेश्चन भी बना था अगली बार। अब हम जाएंगे गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पर। ठीक है, यहाँ पर गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। जैसे कि गॉस प्रमेय अभी हम लोग पढ़े हैं, ये अवयव क्षेत्रफल लेना नहीं भूलना है। ठीक है, अवयव क्षेत्रफल जरूर लेंगे, इस पर ज़रा फोकस करिएगा। अवयव क्षेत्रफल नहीं लेंगे तो नहीं आने वाला। तो कोई भी पृष्ठ लेना है उसका अवयव क्षेत्रफल लेंगे, डी फाई ई निकाल लिए, छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कोई एक लीजिए पृष्ठ, उसका अवयव क्षेत्रफल लीजिए डी ए, ये होगा अभिलंब बाहर की ओर, ई जैसे भी हो, माइनस होगा तो उसकी ओर जाएगा, प्लस होगा तो उससे परे जाएगा।
तो डीए जैसे ही लेंगे तो इस छोटे क्षेत्रफल से वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं डी फाई ई, इस छोटे वैद्युत फ्लक्स को। ये आता है ई डी ए कॉस थीटा। अब जब इसका समाकलन कर देंगे तो ये टोटल हमारा वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और वैद्युत फ्लक्स का जो ये अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, उसमें करेंगे क्या, जो हमारा फाई की वैल्यू आई है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई की प्लेस पे इसको पुट करेंगे, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो गॉस के नियम का अनुप्रयोग, सबसे फर्स्ट गॉस के नियम का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन यानी अप्लाई कैसे करना है हमें, तो ये हमारा एप्लीकेशन है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, फर्स्ट अनंत लंबाई की तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक अनंत लंबाई का तार बनाएंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनंत लंबाई का तार बनाएंगे। ये क्या होगा, ये अनंत विस्तार वाली तार है, ये डॉट डॉट जाते रहेगी। ठीक है, मान लेते हैं इस तार पे जो आवेश इस पर वितरित है, इस पर आवेश वितरित जो है वो है Q, इस पर Q मान लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, अब गॉसियन पृष्ठ बनाने की बारी आएगी। तो जरा तार पे गौर किया जाए। तार कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार के, देखिए सिलिंड्रिकल टाइप। अगर तार को हम कट करेंगे तो ऊपर से सर्कल टाइप आएगा, इसका ये वक्र पृष्ठ, और नीचे से तो कुछ सिलिंड्रिकल टाइप आएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएंगे, वो होंगे सिलिंड्रिकल टाइप यानी बेलन टाइप। तो हम करेंगे क्या, इसके चारों तरफ एक पृष्ठ बनाएंगे जो इससे समान दूरी पर होगा। अब वो आएगा हमारा क्या, बेलन। वो क्या आएगा, बेलन, सिलिंड्रिकल टाइप, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आएगा हमारा बेलन। ठीक है, इसके पीछे ऐसे कुछ होगा सर्कल टाइप, तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आया बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। अब इसको लेना क्यों पड़ा, क्योंकि अभी हमने गॉस के प्रमेय जैसे पढ़ा था कि कोई पृष्ठ लेंगे पहले, तो इसका कोई पृष्ठ था नहीं। अब हम इसके चारों तरफ पृष्ठ लेंगे समान दूरी पर, ताकि हम उन बिंदुओं पर क्या कर सकें, फाई ई की वैल्यू या वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल सकें। तो एक हम ले लिए बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ये स्वतः अपने खुद से लेना है निगमन करने के लिए। उसके देखिए ढेर सारे बिंदु होंगे, एक बिंदु यहाँ होगा तो एक बिंदु यहाँ भी हो सकता है। ये इसका वक्र पृष्ठ है, तो इसके वक्र पृष्ठ पर एक बिंदु हो सकता है, या फिर इसके ये वृत्तीय पृष्ठ पर, ये हमारा क्या है, वृत्तीय पृष्ठ। तो यहाँ कहीं बिंदु ले सकते हैं या यहाँ कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए। तो हम एक बार यहाँ बिंदु लेकर देखते हैं।
तो मान लीजिए यहाँ कहीं निकालना है हमें, इसके इस पृष्ठ पर ऐसे यूँ, तो ये हमारा वक्र पृष्ठ और ये है हमारा वृत्तीय पृष्ठ। तो समतल पृष्ठ पर निकालना है, यहाँ कहीं ले लें। तो होगा क्या, यहाँ पर जैसे ही लेंगे इस बिंदु पर निकालना है, तो हम एक यहाँ पर अवयव क्षेत्रफल लेंगे छोटा सा, ठीक है। इस अवयव क्षेत्रफल का जो डायरेक्शन होगा वो DA होगा लंबवत बाहर की ओर। अब चूंकि ये प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर होगी, प्लस आवेश से परे। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हो गया। सेम DA का डायरेक्शन अगर हम यहाँ लेते हैं DA, तो यहाँ अगर DA लिया जाए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये लंबवत ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा DA। अगर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात की जाए तो वो क्या होगी, ये जो प्लस आवेश है यहाँ पर भी सेम टू सेम एज इट इज वेक्टर ई का डायरेक्शन वही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। प्लस आवेश जैसे वितरित है उससे वो परे जाएगा, तो यहाँ पे ये इससे परे गया ई, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनाएगा 90 अंश का कोण, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, इस पॉइंट का नाम देते हैं P। तो 2 पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पर एक बार निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स इस छोटे से अवयव क्षेत्रफल का, फिर इस छोटे से अवयव क्षेत्रफल का हम वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और देखेंगे कि हमारा E का मान कितना आता है, ठीक है। तो हम इसकी चारों तरफ एक वैद्युत फ्लक्स खींच दिए, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ। तो बिंदु P के लिए एक बार देखा जाए, एक बार बिंदु Q के लिए। तो बिंदु Q के लिए इस पर गौर करिए, ये जो कोण बना रहा है यहाँ पर E और DA के बीच जो कोण है वो है कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पर d फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d फाई इज इक्वल टू E DA cos 90, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, 0 से टकरा के सब 0 हो गए बिंदु Q के लिए। एंड बिंदु P के लिए ये हमारा बिंदु P है। अब इसके लिए निकाला जाए, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या थी, 19 डिग्री, तो यहाँ पर तो 0 हो गया, यानी इसके इस पृष्ठ पर लेना ही नहीं है हमें को, इसके वक्र पृष्ठ पे केवल लेना है। इसके वक्र पृष्ठ पर लेते हैं d फाई ई। चलिए इसके वक्र पृष्ठ पर यहाँ पर लेते हैं बिंदु P के लिए। तो यहाँ पर चूंकि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो जो अवयव क्षेत्रफल DA है, हमारा अवयव क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई, ये होता है हमारा E DA cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, यहाँ लिख देंगे 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा E DA। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब चूंकि ये d फाई ई आया है, हमको निकालना है कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई। तो ये d फाई है, कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो करेंगे क्या, दोनों पक्षों का समाकलन ले लेंगे। सिंपली है, दोनों पक्षों का समाकलन ले लेना है। समाकलन लेते ही क्या होगा, अब ये कुल पृष्ठ से आ जाएगा वैद्युत फ्लक्स, कुल पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये होगा फाई ई इज इक्वल टू समाकलन ई डी ए। दोनों पक्षों का समाकलन ले लिए तो क्या हुआ, ये फाई ई बन गया। अब यहाँ पर ई की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ चूंकि ये गॉस के प्रमेय से निगमन है
तो यहाँ गॉस का प्रमेय लगाएंगे और फाई ई की जगह में क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई ई के प्लेस पे लिखना पड़ेगा हमें, तो फाई ई के प्लेस पे हम लिखेंगे क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लगाएंगे गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, फाई के प्लेस पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर और डी ए का समाकलन, ई सभी जगह सेम है। तो डी ए का समाकलन, चूंकि डी ए है क्या हमारा, इस पर तो हमारा डी ए आया ही नहीं, इस पर वैद्युत फ्लक्स का मान कितना था, 0 था, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इस पर देखा जाए अगर, तो इस पर डी फाई का मान आया था कुछ, उसका मान आया था ए डी ए, उसी का हम लोग समाकलन किए हैं, तो टोटल इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स हमारे आ गए। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स पूरा निकालेंगे जो, तो इसके वक्र पृष्ठ पर आया है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि इसको अगर सम करेंगे तो पूरा पूरा वक्र पृष्ठ आएगा, इसको तो लेना है नहीं 0। तो इसका पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका वक्र पृष्ठ होता क्या है, अगर इसकी त्रिज्या r हो और इसकी लंबाई मान लेते हैं l हो, इसकी लंबाई क्या मान लें l, इसकी लंबाई l हो, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का एक फॉर्मूला है 2 पाई आर एल। मेंसुरेशन वाले चैप्टर में लोग पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 पाई आर एल लिखेंगे और इस ई का मान स्वतः ही डिराइव हो जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लंबाई है, इसकी अनंत लंबाई, इस पर आवेश कुछ वितरित है, तो आवेश जो है समान रूप से हो चाहे न हो वितरित, बट इसमें एक टर्म आता है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। कौन सा टर्म है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। तो लैम्डा को, लैम्डा जो होता है इस पर समान रूप से वितरित हो जाता है, तो एक टर्म ये जो लैम्डा है उसको हम फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं, और वो होता है फार्मूला लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यानी एकांक लंबाई में जो आवेश होंगे उसी को कहते हैं लैम्डा। अगर लैम्डा को देखा जाए तो लैम्डा हमेशा एक समान रूप से वितरित होंगे केवल एकांक लंबाई में। ठीक है, तो क्यू चूँकि एक समान रूप से वितरित हो चाहे न हो, लेकिन लैम्डा एक समान रूप से वितरित होंगे, तो यहाँ एक लैम्डा टर्म आया है, तो यहाँ क्यू अपॉन एल को हटाएंगे और लैम्डा आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। इसको हम वेक्टर टर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, किस पर, अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकट, यहाँ एक निकट बिंदु ले लिए, यहाँ एक निकट ले लिए, तो यहाँ कितने दूरी पे बिंदु लिए हैं, 8 दूरी पर। ये हमारी है दूरी r और ये लंबाई है हमारी l। तो इस बिंदु पर निकालें तो इसका डी फाई निकालें, उसको समाकलन कर दिए और हमारी ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई। केवल करना क्या था, गॉस का प्रमेय यहाँ पे यूज करना था, फाई के प्लेस पर इसको लिख देना था और इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी इस चैप्टर का गॉस के नियम का अनुप्रयोग कैसे भी करके हम लोग निकाल सकते हैं। एक पृष्ठ बस लेना है और डी फाई ई निकालना है उसका। चलिए सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड इसी तरह हमारा है अनंत लंबाई के चादर, एक अनंत लंबाई की चादर, यहाँ पर था अनंत लंबाई का तार, एक है अनंत लंबाई चादर। तो सेम एज इट इज़ जितना इम्पोर्टेंस ये था वो भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो दोनों इम्पोर्टेंस बराबर के हैं। अनंत लंबाई की चादर के निकट
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस समय लिए थे हम लोग अनंत लंबाई के एक तार, उसका फॉर्मूला हम लोग जो आया था उसको याद करना है, λ/2πε0 ये आपका टास्क है, इसको याद करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे फार्मूला आता जाता है उसको आप याद रखिए ताकि एग्जाम में भी उसको सॉल्व करने में कठिनाइयाँ ना अनुभव हो। ठीक है, और रिवाइज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अनंत लंबाई की चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो एक बनाएंगे हम यहाँ चादर, ये हमारा एक प्रकार का चादर है। अब चूंकि ये चादर जो है वो अचालक है, यहाँ पर एक टर्म लिख लीजिएगा अचालक, अचालक यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है उतना नहीं होता जितना चालक में होता है। ठीक है, तो अचालक चादर का जो आवेश होता है, अगर इस पर कोई आवेश वितरित किया जाए तो ये बाहर वितरित न होकर क्या होता है, अंदर वितरित होता है। ठीक है, देखिए दो टर्म है। जैसे अगर कोई मान लीजिए गाड़ी है, हम गाड़ी में घूमने गए, एकदम पिकनिक मना रहे हैं मज़े में, ये मान लीजिए कुछ गाड़ी इस प्रकार की है, तो हम गए एकदम पिकनिक मना रहे हैं एकदम मज़े में। तो ये गाड़ी पर मान लीजिए कोई अगर खंबा है, आगे कोई खंबा है, खतरा है। ठीक है, पानी में बरसा है, एकदम तूफान आया हुआ है। तो ये जो बिजली की तार जैसे इस पर गिरेगी तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए लाइन है, इसमें क्या है लाइन, अब बिजली की तार जैसे ही गिर गई तो आप तो एकदम घबरा जाएंगे कि एकदम बिजली की तार गिरा हुआ है और वो शॉर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है वो शॉर्ट कर रहा है। तो उस पर क्या होगा, आप अगर घबराएंगे और उसका जैसे ही आईना खोल लीजिए या दरवाज़ा खोल लीजिए, ठीक है, तो दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको क्या लग जाएगा, करंट लगेगा, तुरंत झटके में लगेगा। उस समय तो नहीं लग रहा था जब आप यहाँ बैठे सीट पे। ठीक है, अगर आप बैठे एकदम शांति से बैठे हैं तब तो कुछ नहीं होने वाला। आप यदि उससे डर गए लाइन वाले से, तो लाइन वाले से डरना है, डरेंगे तो क्या होगा, आपको शॉर्ट लग जाएगा, क्योंकि आप डरेंगे तो दरवाज़ा पक्का खोलेंगे और दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको लग जाएगी। तो होता क्या है, अगर लाइन इस पर गिरी, कोई भी लाइन मान लीजिए गिर गया किसी भी कंडक्टर पर, ये क्या है, ये गुड कंडक्टर है, ये एक तरह का क्या है, कंडक्टर, चालक। ठीक है, तो इस पर जैसे ही तार गिरी, इसकी चारों तरफ आवेश वितरित हो गई। क्या होगी, आवेश, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता ही है, तो इसकी चारों तरफ आवेश वितरित हो गई। ठीक है, ये है इसका आवेश। अब क्या हुआ, आप डरने लगे, आप जैसे ही दरवाज़ा खोलें, दरवाज़ा खोलने पर होगा क्या, यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ दरवाज़ा, ये जो आवेश बाहर आपका इंतज़ार कर रहे थे एकदम तहे दिल से, ये तुरंत आपके पास आएंगे। जैसे ही आपके पास आएंगे आपको लगेगा एक जोर का झटका, क्योंकि ये जो आवेश थे वो अंदर नहीं थे। कंडक्टर पर जो आवेश होता है वो होता है बाहर, अंदर नहीं जाता जब तक कि उसको कोई राह नहीं मिलेगी। जैसे ही अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो दरवाज़ा खुलने की वजह से ये जो आवेश होंगे वो चले जाएंगे अंदर और आपको लगेगा झटका। ठीक है, यहीं अगर इसके जगह में कंडक्टर न के इंसुलेटर होता अचालक, तो जो भी आवेश आएंगे इसके अंदर वितरित होने लगेंगे स्वतः ही। तो कंडक्टर के अंदर आवेश अंदर वितरित हो जाते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, कंडक्टर पे बाहर वितरित होते हैं। तो बाहर वितरित होने की वजह से आपको घबराना नहीं है और कार का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना है एकदम मज़े में। ठीक है, तो चलिए आगे का क्लास हम लोग अगले लेक्चर में लिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा।